हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से लास्ट वीडियो में हमने इसे ख़त्म किया था। अर्थात प्लैंक का क्वांटम थ्योरी हमें फिर से शुरू करना है। वहीं से हम लास्ट वीडियो को ख़त्म किए थे। तो प्लैंक साहब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण पैकेट के रूप में करते हैं। पैकेट में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। पैकेट में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। सूर्य से जो हम धूप, जिसे कहते हैं धूप, जो हमारे शरीर पर आता है, जो गर्मी हमको मिलती है, जो ऊर्जा हमें मिलता है, वह ऊर्जा सतत नहीं है। वह ऊर्जा पैकेट के रूप में हमारे पास पहुंचता है और उस निश्चित ऊर्जा के पैकेट को क्वांटा या क्वांटम या फोटॉन कहा जाता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऊर्जा को एक पैकेट के रूप में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, जिससे हम फोटॉन कहते हैं। और यह जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ही लागू होता है। तो हम ये जो सिद्धांत में जो भी बातें हम सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, ये सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए लागू होता है। तो वह जो ऊर्जा की मात्रा जो पैकेट में ट्रांसफर होता है, उसमें कितनी ऊर्जा संलग्न होती है, कितनी ऊर्जा ढो करके विकिरण जो है यहाँ से वहाँ संचरित होते हैं, तो उसी ऊर्जा की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए प्लैंक साहब कहते हैं कि किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा की मात्रा उसके फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। देखिए कैसे होता है। ये जो ऊर्जा की मात्रा होती है, ऊर्जा की मात्रा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले करके जाते हैं, वह ऊर्जा सीधा उनकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। और फ्रीक्वेंसी आपको बताया जा चुका है, आवृत्ति किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या, एक सेकंड में कितनी तरंगें गुजर रही हैं, और वही तरंग ऊर्जा के पैकेट को लेकर के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यदि आप इसको अपने दैनिक जीवन में उदाहरण से समझना चाहें, तो मान लीजिए आप खड़े हैं किसी एक जगह पर और वहाँ कुछ व्यक्ति जो सामान को ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, तो प्रति मिनट में यदि हम उसको काउंट करें तो प्रति मिनट उस बिंदु से कितने लोग गुजर रहे हैं। प्रत्येक लोग अपना एक पैकेट ले लेके गुजर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग गुजरेंगे उतनी ज़्यादा पैकेट का ट्रांसफ़र होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने पैकेट सामान ट्रांसफ़र हो गए, वह डिपेंड करेगा कि एक मिनट में कितने लोग उस बिंदु से गुजरे हैं। एक मिनट में यदि 10 लोग गुजरे हैं तो 10 पैकेट ट्रांसफ़र होगा, 20 लोग गुजरे हैं तो 20 पैकेट ट्रांसफ़र होगा, 30 लोग गुजरे हैं तो 30 पैकेट सामान का ट्रांसफ़र होगा। वैसे ही किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा कितनी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र की जाती है, वह किसी एक बिंदु पर गुजरने वाले तरंगों की संख्या पर निर्भर करेगा। जितनी ज़्यादा तरंगें गुजरेंगी उतनी ज़्यादा फोटॉन गुजरेगा, उतनी ज़्यादा फोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, और वही गुजरने वाले तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाता है। तो इसीलिए उसकी ऊर्जा जो है वो उसके फ्रीक्वेंसी या म्यू के समानुपाती होता है। अब इसको हम यदि आगे इसको हल करें तो समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, एक बराबर चिन्ह लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। इसी H को कहा जाता है प्लैंक कांस्टेंट। H को कहा गया है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू प्लैंक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके बता दिया है। H की वैल्यू हमेशा रखी जाएगी 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये सेकेंड है। देखिए कितना है, इसको याद रखने की एक आसान ट्रिक, 6.6 कितना, 626 6.6 बोलने से कितना 6 बोले 26, तो फिर लिख दो 26।
6.6 कितना 626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब ये जूल सेकेंड यूनिट कहाँ से है, यहीं से आया है। देखिए यदि हम H की यूनिट निकालना चाहें तो H बराबर हम लिख सकते हैं E/न्यू। तो E ऊर्जा की मात्रक होता है जूल और फ्रीक्वेंसी की मात्रक होता है प्रति सेकंड पर सेकंड। तो ये पर सेकंड को यदि हम ऊपर लिख देंगे तो आएगा जूल सेकंड। तो इस तरह से प्लांक कांस्टेंट की इकाई बन जाती है, यूनिट बन जाता है जूल सेकंड। तो ये हो गया जूल सेकंड। अब देखिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं H न्यू। न्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं C/λ। कहाँ से आया, वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हमने पढ़ा C से दर्शाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि C प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं C/λ। इसको हम यहाँ रख देंगे तो E इक्वल हमको मिलता है hc/λ। ये एक रिलेशन हमको मिलता है, एक इक्वेशन मिलता है जो क्या बताता है कि जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा है वह एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसकी जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगी उसकी ऊर्जा उतनी कम होगी। इसी क्रम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जमा करके आपको बताया गया है। देखिए इसकी रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य घटता है और ऊर्जा बढ़ता है। तो ये है हमारा E = hc/λ। अब देखिए यहाँ से इसको हम आगे थोड़ा सा ले लेते हैं कि एनर्जी जो है वो क्वांटीकृत होता है। यह जो फोटान की मात्रा है h न्यू, यह एक सरल पूर्णांक अनुपात में ही हमेशा उत्सर्जित होता है या अवशोषित होता है। तो प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्वांटीकृत होता है, अर्थात हमेशा वह h न्यू के सरल पूर्णांक में ही उत्सर्जित या अवशोषित होता है। अर्थात h न्यू के पैकेट में दिया जाता है। क्वांटीकृत होना या क्वांटीकरण होने का मतलब होता है जिससे हम गिन सकें 1 फोटान, 2 फोटान, 4 फोटान, 10 फोटान। तो यह जो h न्यू का जो बंडल है, यह बंडल हमेशा सरल पूर्णांक में ही अवशोषित या उत्सर्जित या ट्रांसफर होता है। 1 h न्यू होगा या 2 h न्यू होगा या 3 h न्यू होगा या 4 h न्यू होगा। कभी भी 1.5, 1.5, 1.7, 1.9 या 2.5 या 3.5 फोटान हमको कहीं किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग से नहीं मिलेगा। तो फोटान का स्थानांतरण हमेशा h न्यू के सरल पूर्णांक में ही होता है। अर्थात E बराबर हम लोग लिख सकते हैं NH न्यू, और जहां n बराबर हो गया 1, 2, 3 या इस तरह से अनंत तक हो सकता है। तो जितनी n का वैल्यू रखोगे उतना गुणा फोटान हो जाएगा। 2 लिखेंगे तो 2h न्यू, 4 लिखेंगे तो 4h न्यू। तो हर हमेशा सरल पूर्णांक में ही यह होता है और इसी तरह से वो ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर होता है फोटान के द्वारा। तो ये सारी बातें प्लांक्स की थ्योरी में बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, कितनी मात्रा में होता है। तो ये सारी बातें केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए लागू होता है और यह h न्यू क्वांटीकृत होता है फोटान, इसी को हम बोलते हैं फोटान। 1 लिख देंगे तो 1 फोटान, 2 लिख देंगे यहाँ पर तो 2 फोटान, 4 लिख देंगे तो 4 फोटान। तो यह जो ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो निश्चित मात्रा के फोटान में या निश्चित मात्रा के पैकेट में या बंडल में या क्वांटम में वह हमेशा ट्रांसफर या अवशोषित और उत्सर्जित होता है। तो ये है ऑल अबाउट प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। चलिए इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट जो सीखने जा रहे हैं
जिसको जो बोर मॉडल समझने के लिए हमें बेहद ज़रूरी है वो है स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइट स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, सूर्य से जो भी विकिरणें हमारे पास आते हैं, हम यहाँ तक जिसे धूप कहते हैं, वह बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों का मिश्रण है। सफ़ेद लाइट बोलने का मतलब होता है ढेर सारे विकिरणों का मिश्रण है, सब मिक्स रहते हैं तो सफ़ेद लाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो सूर्य में ये सारे विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, जिसमें से लास्ट वाला कॉस्मिक किरण बाहर नहीं निकलता है, और यहाँ से यहाँ तक ये सारे 3 और 3 6 7 प्रकार के अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगें सूर्य से निकलती हैं। वो बात अलग है कि कौन कौन सी तरंगें हमारे नीचे तक पहुँचती हैं, इसी को हम देखेंगे। इसी से आधार पर बनता है 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम। पहला होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? कोई भी ऐसा सोर्स जिससे लाइट इमिट होता है, खास करके जो हॉट बॉडी होता है, गर्म वस्तुएं होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो गर्म होते हैं, वहाँ से विशेष प्रकार की तरंगें निकलती रहती हैं। इन्हीं तरंगों को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। कब कहेंगे? जब उसे किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सारे उसके अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों का एक पट्टी बन जाता है, पट्टी जैसा अलग अलग रेंज दिख जाता है, तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसका सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य से निकलने वाली सारी विकिरणें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहे जाएंगे। कब? अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर जाने पर। यस, ध्यान से समझिए, हमारा वायुमंडल जो है वह एक ऐसा माध्यम है जो दृश्य से अधिक ऊर्जा वाली, यहाँ से ये जो अल्ट्रावायलेट एक्स किरणें और गामा किरणें हैं, इनको वो सोख लेता है। तो सूर्य से उत्सर्जित होने वाली सारी विकिरणें यहाँ से यहाँ तक ये हमारे धरती तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन सूर्य से निकलने वाली सारी विकिरणों को यदि हम जानना समझना चाहें तो हमें किसी सैटेलाइट के माध्यम से अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ कोई स्पेक्ट्रोस्कोप या बड़ा सा प्रिज्म लगाना पड़ेगा, तब जाके हमको वहाँ ये रेडियो तरंगों का अलग एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, माइक्रोवेव से अलग मिलेगा, इंफ्रारेड का अलग मिलेगा और विजिबल का अलग मिलेगा, और इसका सभी का अलग अलग स्पेक्ट्रम ऐसा हमको मिलेगा। यदि हम अपर एटमॉस्फेयर में वायुमंडल से ऊपर चले जाएं किसी उपग्रह के माध्यम से और वहाँ पर कोई स्पेक्ट्रोस्कोप लगाएं तो सूर्य से आने वाली सारी विकिरणों का स्पेक्ट्रम हमको यहाँ इस तरह से मिलेगा। सारे के सारे प्रकार के स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिलेगा। अब चूंकि यहाँ बीच में वायुमंडल आ जा रहा है, ये हमारा मान लीजिए वायुमंडल है, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर देते हैं, अच्छा दिखेगा। ये है हमारा सन, ये हमारा सन है। यहाँ से सारी विकिरणें निकल रही है इस तरह से, और यहाँ ये जो हमारा वायुमंडल है, ये है वायुमंडल, ये हमारा वायुमंडल है। और इस वायुमंडल के ऊपर यदि यहाँ हम पहुँच जाते हैं किसी सैटेलाइट के माध्यम से और कोई स्पेक्ट्रोस्कोप यहाँ लगा देते हैं, प्रिज्म लगाते हैं, तो यहाँ हमको इस प्रिज्म से बाहर सभी प्रकार के रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्स तथा गामा किरणें, सभी किरणों की अलग अलग यहाँ पर अलग अलग रेंज पट्टी दिखेगी, जिसको हम यहाँ कहेंगे सतत स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्सर्जन, इमिशन जिसको कहा जाता है, इमिशन, और दूसरा होता है अवशोषण, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फिर 2 प्रकार होता है, सतत कंटिन्यूअस, और दूसरा होता है विविक्त
विविध या रैखिल, इसको डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ यदि हम प्रिज्म या स्पेक्ट्रोस्कोप लेकर के जाएं तो यहाँ इस प्रिज्म से गुजरने वाले सारे के सारे स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा। देखिए सूर्य से इमिट हो रहा है सबके सब, तो इसको सबको इमिजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। सारे के सारे स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। हॉट बॉडी से निकल रहा है मतलब वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। और यहाँ इस प्रिज्म के बाहर हमको ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम, ये सारे के सारे अलग अलग वेवलेंथ की जो तरंगे हैं उनका अलग अलग स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखाई देगा। जो अदृश्य है भले ही हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर वो विभक्त हो जाएगा। और ये जो दृश्य के 7 रंग है यहाँ पर अलग अलग दिखेंगे, बाकी सब दिखाई भले ही नहीं देंगे लेकिन यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर सारे के सारे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहे जाएंगे और सब के सब रहेंगे, तो इसको बोलेंगे सतत स्पेक्ट्रम। अब जरा वापस यहाँ पे हम यहाँ धरातल पर हैं, ये हमारा धरातल है। तो इस धरातल पर हम बैठ करके या रह करके जब जो भी विद्युत चुम्बकीय विकिरणें प्राप्त कर रहे हैं वो यहाँ से छनने के बाद आ रहे हैं। यह जो वायुमंडल है ये देखिए यहाँ से नीचे अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा किरणें, इन तीनों के प्रकार के सभी विकिरणों को यहाँ पर अवशोषित करके रख लेते हैं। ओजोन के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा और कुछ निष्क्रिय गैसों के द्वारा सारे अधिक ऊर्जा वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं उन्हें ये सोख लेता है। और यहाँ हमको मिलता है सिर्फ विजिबल और उसके ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ वाले तरंगे ही हमारे धरातल पर आते हैं, जिसमें से सिर्फ विजिबल रेंज ही हमको दिखाई देता है या हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। 7 रंग होते हैं और इसी से हम पता कर लेते हैं कि हाँ 7 रंग है। ये अदृश्य हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं परंतु हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारे धरातल पर जो भी विकिरणें आ रही हैं वो अवशोषण स्पेक्ट्रम कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होने के बाद, छन के आने के बाद जो स्पेक्ट्रम हमको यहाँ मिलेगा वह हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब यहाँ पर यदि हम फिर से प्रिज्म रखते हैं ऐसा, तो यह जो प्रिज्म है वो हमको विजिबल रेंज के 7 रंगों को अलग अलग इस तरह से अलग अलग कर देता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इस तरह से हम मान लीजिए इसको कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 वीडियो। ये देखिए, तो ये हमारा फिर से ये सतत स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यहाँ से आने के बाद इन्हीं 7 रंगों के लिए हमारा जो स्पेक्ट्रम है फिर से है, इसको हम सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे। हमारे धरातल पर रह करके हम इसको फिर से देख रहे हैं। तो सफ़ेद लाइट इधर से पार हुआ, इसमें से गुजरा तो 7 रंग में विभक्त हो गया, इसको हम कहेंगे सतत स्पेक्ट्रम। विजिबल रेंज के 7 रंग की अलग अलग पट्टियां हमको दिख रही हैं जो कि इस क्रम में होते हैं, और ये सभी हमको सतत स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोई वस्तु कुछ रख दें, जैसे यहाँ पर वायुमंडल जो काम क्या है वो काम यहाँ पर कोई भी ठोस, द्रव या गैस को यहाँ पे हम रख देते हैं तो वो क्या करता है, इन 7 रंगों में से, या यहाँ हमको दिखाई नहीं दे रहा है RMIV, ये भी इसमें है भले ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है इनको एब्जॉर्ब करके सोख के रख लिए, या इन 7 रंगों में से कोई एक तरंगदैर्घ्य वाले रंग को यह पदार्थ अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करने के बाद हमको बाकी सभी की पट्टियां दिखाई देंगी, बाकी सभी रंगों के स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो इसको हम कहेंगे फिर से अवशोषण स्पेक्ट्रम है, परंतु उसमें चूंकि मान लीजिए यहाँ पर रेड दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है और वायलेट दिख रहा है, बाकी सभी रंग की जगह में क्या आ गया हमारा, काली काली पट्टियां मान लो इस तरह से आ गई। तो इसको हम कहते हैं
डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। ये इतना चौड़ा नहीं होता है, इसको हम इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर एक कलर का दिख रहा है, मान लो यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, और यहाँ एक दिखा और यहाँ एक दिखा, बाकी सब जगह में क्या हो रहा है, काले काले रंग की इस तरह से काला रंग छा गया है। तो जो इस तरह से लाइटनिंग वाला जो एक एक लाइन दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। विविक्त हो गया, वो कट कट के है, कुछ विशेष प्रकार के रंगों का ही वहाँ पर पट्टी दिखाई दे रहा है। तो ये है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेकिन चूंकि जो स्पेक्ट्रम बना उसमें कुछ विशिष्ट रंग ही दिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं रैखिल स्पेक्ट्रम या विविक्त स्पेक्ट्रम। और यह एक खास बात है, प्रत्येक पदार्थ अलग अलग प्रकार के रंगों को अवशोषित करके रखता है। जब इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ से गुजारते हैं या गुजरता है, सूर्य के प्रकाश किसी पदार्थ से गुजरता है, तो कुछ फिक्स एनर्जी वाला वेव को वो अवशोषित करके रख लेता है। अब जब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वही रंग को वहाँ पर वो दिखाता है, उसी रंग को वहाँ शो करता है जिस रंग को यहाँ वह एब्जॉर्ब कर लिया रहता है, खा लिया रहता है, निगल लिया रहता है। तो जब उसको गर्म किया जाता है तो वह पदार्थ वहाँ पर उसी रंग के स्पेक्ट्रम को या तरंग दैर्ध्य को या विकिरण को वहाँ पे फिर से वो मुक्त करता है या फिर से वहाँ से वो उत्सर्जित करता है। तो इसीलिए प्रत्येक पदार्थ का जो एटम होता है वह किसी विशिष्ट रंग के ही रेखीय स्पेक्ट्रम को देता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में उसी रंग के तरंग दैर्ध्य को वो खा लिया था। अब जब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं किसी गैस को या द्रव को या ठोस को, तो उसके परमाणु उसी रंग वाले स्पेक्ट्रम को वहाँ उत्सर्जित करते हैं जिसको यहाँ पर वो एब्जॉर्ब किए रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ का परमाणु का एक निश्चित लाइन स्पेक्ट्रम होता है, फिक्स वाला। तो इसको हम अब इस तरह से परमाणु के स्पेक्ट्रम के साथ जोड़ेंगे। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से ही मिलकर के बना है। चाहे वो प्रिज्म हो तो प्रिज्म भी किसी न किसी प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। द्रव की बूंदें भी प्रिज्म की तरह काम करती हैं, इसीलिए तो रेनबो बनता है। बरसात के दिन में सूर्य की किरणें जब उसमें पड़ती हैं तो प्रत्येक बूंद जो है एक प्रिज्म की तरह काम करता है और सातों रंगों को विभक्त कर देता है, अलग अलग फैला देता है। अर्थात सभी परमाणु से ही मिलकर के बने हैं, और यह जो श्वेत प्रकाश गुजर रहा है वह किसी न किसी परमाणु से ही गुजर रहा है, तो परमाणु के द्वारा ही वहाँ स्पेक्ट्रम बना रहा है। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था, अब परमाणु के भीतर होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही यह अवशोषित होना या उत्सर्जित होने वाला खेल खेला जाता है, उसी के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तो रदरफोर्ड साहब कह गए थे कि नाभिक के चारों ओर किसी भी जगह पर कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है और किसी भी मार्ग में वो घूम सकता है। इसका मतलब ये हो रहा था कि वह सातों रंग में से या इनविजिबल रेंज में से सभी प्रकार के तरंगों को अवशोषित करेगा, और जब वह स्टेबिलिटी उससे नहीं मिलेगी तो वापस सभी रंगों को उत्सर्जित कर देगा। तो वहीं पर सवाल उठा था कि आपके हिसाब से यदि हम माने कि नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी भी ऊर्जा स्तर में घूम सकता है, कोई भी जगह रह सकता है, तो सारे रंग को अवशोषित करना चाहिए और सारे रंग को उत्सर्जित करना चाहिए। अब सारे रंग को उत्सर्जित करेगा तो सतत स्पेक्ट्रम देगा, जबकि एटम से लाइन स्पेक्ट्रम ही मिलता है। तो ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब जो है वो रदरफोर्ड नहीं दे सके, नहीं व्याख्या कर सके कि कैसे में लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, और आपके हिसाब से माने तो इसे सतत स्पेक्ट्रम देना चाहिए। तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि लाइन स्पेक्ट्रम आने के पीछे का रीजन यही होता है कि वह कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है, फिक्स अमाउंट की ऊर्जा को, फिक्स प्रकार के तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करता है, फिक्स प्रकार के उसी ऊर्जा को वहाँ पर इमिट करता है। इसको हम लोग बोर का जब पास्टुलेट बोर के सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको अच्छा से और क्लियर करेंगे। तो अभी हम दो कॉन्सेप्ट समझे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये भी जरूरी था क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ऊर्जा लेवल बना होता है उसमें वही h न्यू ऊर्जा
जो है क्वांटीकृत होता है, इसीलिए क्वांटम सिद्धांत सीखना जरूरी था। और दूसरा, स्पेक्ट्रम के प्रकार को हमको जानना जरूरी था ताकि हम वहाँ पर अच्छे से समझ सकें सतत स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है। तीसरी चीज हम आज समझेंगे कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, इसका भी जिक्र आएगा बोर के एटॉमिक मॉडल में। तो कोई भी वस्तु जब वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसके साथ एक निश्चित कोणीय संवेग होता है, और उसकी कोणीय संवेग को क्या है, तो इसका एक ट्रिक बताया था मैं उस दिन, आपको बोल नहीं पाया, वीडियो में लिख जरूर दिया हूँ। इसको देखिए, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में ऊपर से नीचे जमाया गया है। इसको 4-6 बार बोल लोगे तो याद हो जाएगा आपको। RMIVUXYC, कितना सिंपल है, RMIVUXYC। ये उत्सर्जित नहीं होता है लेकिन हमको सीरीज में रखना है। MI का मोबाइल भी यूज कर रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा, तो RMIVUXYC 4 बार बोल लिए, पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्रम में आपको याद हो गया। तो ये वाई नहीं हो कि एक्चुअल में गामा है, लेकिन हम याद करने के लिए ट्रिक ले लिए हैं। ट्रिक में नियम नहीं देखा जाता, याद करने का तरीका होता है। तो ये याद करने का एक सिंपल ट्रिक हो गया RMIVUXYC। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए, कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम का विस्थापन ही कोणीय संवेग कहलाता है। एक निश्चित कोण के साथ यदि संवेग का विस्थापन होता है तो उसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो किसी निश्चित कोण के साथ संवेग का विस्थापन हो रहा है तब उसको हम कहते हैं कोणीय संवेग। देखिए, इस तरह से वृत्तीय गति में यहाँ सेंटर से मान लो r त्रिज्या पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से इस तरह से मान लो घूम रहा है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास एक निश्चित संवेग है, निश्चित मोमेंटम है, अपने उस मोमेंटम के साथ वह घूम रहा है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग होता है, मोमेंटम होता है। तो इस दोनों के गुणनफल से संवेग बन रहा है। तो एक निश्चित संवेग के साथ इलेक्ट्रॉन हमेशा घूम रहा है। यहाँ भी घूम रहा है तो यहाँ पर भी उसका संवेग p है, यहाँ भी संवेग p है, और यहाँ पर भी यहाँ से तो यहाँ पर उसका संवेग p है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसका संवेग जो है p है। अब p एक सदिश राशि है क्योंकि p में वेग समाया हुआ है और वेग एक सदिश राशि होता है, वेग में दिशा होना जरूरी है। तो कोणीय संवेग L बराबर हम लिखते हैं उसके स्थिति सदिश और संवेग का गुणनफल होता है। याद कर लीजिए, r और संवेग दोनों सदिश राशि है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस गुणनफल होता है। स्थिति सदिश हमारा r है, ये स्थिति बताता है कहाँ पर है, यहाँ पर है, इतनी दूरी पर 30 स्थिति में है, यहाँ पर है तो यहाँ पर स्थित है, यहाँ है तो यहाँ पर स्थित है। हर बिंदु पर उसका पोजीशन बताता है r। तो इसको r को हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश और p उसका संवेग सदिश है। तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, सामान्य तरीके से बता रहे हैं। वहाँ पर हमको जिक्र रहेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में घूमते रहने पर उसका कोणीय संवेग mvr होता है। तो वहाँ पर आपके मन में आएगा कि mvr आया कहाँ से, इसी को हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये r हो गया, और संवेग इसको हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। तो अब ये अदिश राशि है, इसको हम बाहर लिख देते हैं द्रव्यमान r और v का गुणनफल करते हैं। तो देखिए, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, a और b का क्रॉस गुणनफल होता है ab sin थीटा। तो वही चीज यहाँ लिख देंगे। अब m r v sin थीटा, ये इसका हो जाएगा क्रॉस गुणनफल का फार्मूला, समझ लीजिए इसको। तो अब यहाँ पर हम
एल बराबर लिख देंगे। इसमें हमको दिशा वगैरह से मतलब नहीं, सिर्फ इसके परिमाण से मतलब है, तो इसको हम थोड़ा जमा लिख दे रहे हैं एम वी आर, और साइन थीटा यहाँ पर देखो ये इन दोनों बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण है। स्थिति सदिश और संवेग सदिश दोनों में हमेशा 90 डिग्री है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा। कहीं पर भी ले जाओ, यहाँ वहाँ कहीं भी चेक करो, ये हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहता है। तो साइन 90 रख देंगे यहाँ, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो हमको कोणीय संवेग L बराबर मिल जाता है एम वी आर। इसी को आपको याद रखना है, समझ करके रखना है, कैसे आया क्या आया आपको हम बता दिए। बहुत ही संक्षिप्त में बताए हैं, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में जाना नहीं चाहते या बहुत ज़्यादा इसमें वैज्ञानिक परिभाषा वगैरह दे करके आपको हम बोझिल नहीं कराना चाहते। सिंपल वे में इस तरीके से हमारा निश्चित कोण के साथ में जब